नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट 8 देखेंगे आज। और इससे पहले दोस्तों हमने 7 मॉक टेस्ट देखे हैं उत्तराखंड जीके के, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने पहले बताए हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन है मासर ताल किस जिले में स्थित है। पहला क्वेश्चन देखिए, मासर ताल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का। तो मैंने आपको उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों जो है के मंडलों के जो हैं महत्वपूर्ण जो ताल हैं उनके बारे में बताया है। तो मासर ताल किस जिले में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, मासर ताल है आपका टिहरी में। तो टिहरी में पड़ता है मासर ताल, इसको याद रखेंगे। और मासर ताल से मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। मासर ताल दोस्तों, इसको भाई बहन का ताल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाई बहन का ताल। ठीक है, भाई बहन का ताल भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दो कटोरीनुमा तालों से निर्मित है मासर ताल। और बात करें दोस्तों ऊंचाई की, तो मासर ताल की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। उत्तराखंड की किस ताल को लैंड ऑफ ब्रह्म कमल कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था, लैंड ऑफ ब्रह्म कमल जो है उत्तराखंड के किस ताल को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, मंसूर ताल, वासुकी ताल, रूपकुंड झील, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वासुकी ताल। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। याद रखेंगे, लैंड ऑफ ब्रह्म कमल किस ताल को कहा जाता है? वासुकी ताल को कहा जाता है। बात करें दोस्तों वासुकी ताल की, तो वासुकी ताल या बासुकी ताल भी इसको कह सकते हैं। तो वासुकी ताल कहाँ है, किस जनपद में स्थित है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है आपका वासुकी ताल। और इस ताल का पानी कैसा है? इस ताल का पानी है लाल। ठीक है, लाल पानी है वासुकी ताल का। और साथ ही साथ आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि वासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है, अगर आपको पूछा जाता है तो वासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है, याद रखेंगे इसको, सोन नदी निकलती है वासुकी ताल से। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं वासुकी ताल से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? यानी कि पुराणों में यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, कालिंदी, यामा, कलिपा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का कालिंदी। ठीक है, तो यमुना नदी का पौराणिक नाम यानी कि पुराणों में यमुना नदी को क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी से दोस्तों आपको याद रखना है यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? उद्गम कहाँ से होता है यमुना नदी का? यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से, यानी कि उत्तरकाशी के बंदरपुर के जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। और पुराणों में इसको कालिंदी नदी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यमुना नदी का अपवाह तंत्र मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपने देखा होगा यमुना नदी का अपवाह तंत्र बताया था, यानी कि यमुना नदी उत्तराखंड में कहाँ प्रवाह करती है। तो याद रखेंगे, यमुना नदी उत्तरकाशी, मैंने बताया उत्तरकाशी की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी से फिर कहाँ जाती है? टिहरी में जाती है यमुना नदी। टिहरी के बाद फिर ये देहरादून आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और याद रखें दोस्तों कि यमुना नदी जिस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है उत्तरकाशी में, उसको रवाई क्षेत्र बोलते हैं। और टिहरी में यमुना जिस क्षेत्र से बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं जौनपुर क्षेत्र। और उसी प्रकार देहरादून में जिस क्षेत्र से यमुना बहती है उस क्षेत्र को बोलते हैं जौनसार क्षेत्र। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है रिस्पना व विंदाल किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो मैंने आपको ये बताया था रिस्पना और विंदाल जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन देखिए वाल्दी, सिसवा, सोलानी नदी या सोंग नदी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा रिस्पना व विंदाल जो नदी है दोस्तों, ये नदियां दोस्तों सिसवा की सहायक नदियां हैं। मैंने आपको बताया था बी आपका राइट रहेगा। रिस्पना व विंदाल किसकी सहायक नदियां हैं? सिसवा की सहायक नदियां हैं। और सिसवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, सिसवा जो है सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। और दोस्तों ये भी याद रखना है रिस्पना और जो विंदाल जो नदी है, ये दोनों नदियां दोस्तों देहरादून के मध्य से होकर बहती हैं। ठीक है, देहरादून के मध्य से होकर बहती हैं रिस्पना और विंदाल नदियां। ठीक है, याद रखेंगे रिस्पना व विंदाल किसकी सहायक नदियां हैं? सिसवा की सहायक नदियां हैं। सिसवा किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। सिसवा हो गया, वाल्दी हो गया, ये भी सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, झड़ी पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी। तो झड़ी पानी जलप्रपात कहाँ है स्थित दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों देहरादून में स्थित है झड़ी पानी जलप्रपात, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है विकेट बंदोबस्त के तहत पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों विकेट बंदोबस्त के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो विकेट बंदोबस्त के तहत जो पर्वतीय भूमि है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए 4, 5, 6, 3। राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया है विकेट बंदोबस्त के तहत। तो ये 5 प्रकार की भूमि जो है पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा है। ये 5 भाग कौन-कौन से हैं? मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये 5 भाग हैं दोस्तों। कौन-कौन सी भूमि है? तलाव भूमि आपको बताया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 5 भागों में आपका राइट बी रहेगा। 5 भाग कौन-कौन से? तलाव भूमि थी। ठीक है, तलाव भूमि हो गया आपका, उपराऊ भूमि। ठीक है, उपराऊ में भी मैंने आपको 2 बताए थे। एक उपराऊ अव्वल और दूसरा बताया था मैंने उपराऊ दोयम। ठीक है, ये भी बताया था, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ उसके बाद आपका इजराइन भूमि हो गया। ठीक है, इजराइन और कंटील भूमि। ठीक है, कंटील, तलाऊ, उपराऊ। ठीक है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, इजराइन भूमि, और पांचवा आपका कंटील भूमि। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 5 ये प्रकार हैं। ठीक है, पर्वतीय भूमि के। ये विकेट बंदोबस्त के तहत दोस्तों इसको बांटा गया है। और विकेट बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। विकेट बंदोबस्त, तो विकेट बंदोबस्त कब आया? 1863, 73। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था। और पहली बार दोस्तों इसके अंतर्गत जो है पहली बार वैज्ञानिक पद्धति इसमें अपनाई गई थी विकेट बंदोबस्त में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मैंने अच्छे से आपको जो है विकेट बंदोबस्त को बताया है। ठीक है, चलिए जो पर्वतीय भूमि के 5 भागों में जो बांटा है विकेट बंदोबस्त ने, उनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, पहला तलाव, दूसरा उपराऊ अव्वल, तीसरा उपराऊ दोयम, चौथा इजराइन भूमि, पांचवा कंटील भूमि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर कीजिए। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कहाँ की स्थापना कब हुई? यानी कि आपको बताना है उत्तराखंड में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई। ये मैंने हाल ही में बताया था आपको। ऑप्शन देखिए 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 7 का राइट आंसर रहेगा 2001 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे। ठीक है, 2001 यानी कि ये भी याद रखें, स्थापना जो है 14 मार्च 2001 को जो है इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई इसकी स्थापना? ये भी याद रखेंगे। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन देखिए 2009, 10, 12 या फिर 2014। तो किसान रत्न सम्मान की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का 2010 से इस सम्मान की शुरुआत हुई दोस्तों, किसान रत्न सम्मान। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जो है दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, राज्य में भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा देहरादून। तो देहरादून में है दोस्तों भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, और देहरादून के कालसी में स्थित है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे, कालसी देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए इसका। उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तराखंड में डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा? तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान जो है ये आपका नैनीताल में स्थित है। बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका आंसर कीजिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए 1900, 1902, 1904, 1906। तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, इसकी स्थापना हुई दोस्तों कब हुई? 1902 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों, 1902 में इसकी स्थापना जो है यानी कि हरिद्वार में हुई। और वैसे इसकी स्थापना कब हुई? वैसे इसकी स्थापना 1900 में हुई। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापना की गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की। कहाँ की? तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने इसकी जो स्थापना की 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना की स्वामी श्रद्धानंद ने। कहाँ की? पंजाब में की। ठीक है, कहाँ की? पंजाब में। बाद में दोस्तों इसको 1902 में इसको फिर जो है कहाँ स्थानांतरण किया गया? हरिद्वार के कांगड़ी में जो है इसको स्थानांतरित किया गया। कब? 1902 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद दोस्तों ये दयानंद सरस्वती के परम शिष्य थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के परम शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो हरिद्वार में इसकी स्थापना 1902 में हुई। अगर वैसे पूछा जाता है तो वैसे इसकी स्थापना जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पंजाब में इसकी स्थापना हुई 1900 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय को जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये भी याद रखेंगे, 1962 में गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों यह व्यवस्था है कि राज्य विधानसभा में अधिक से अधिक 500 व कम से कम 600 कम से कम 60 सदस्य जो हैं हो सकते हैं? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 170, 71, 172, 173। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 170। ठीक है, तो 170 के तहत है ये व्यवस्था, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों 173 भी बताया था मैंने आपको। अनुच्छेद 173 में क्या है? इसमें विधानसभा सदस्य के लिए क्या है? योग्यताएं हैं इसमें, यानी कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं जो हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 173 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों विधानसभा का गठन किस में है? विधानसभा का गठन भी आपका अनुच्छेद 170 में ही है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, 170 में ही जो है आपका क्या है? विधानसभा का गठन। ठीक है, विधानसभा का
गठन, और इसके साथ साथ विधानसभा के गठन के साथ साथ ये व्यवस्था भी है आपका अनुच्छेद 170 में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 212, 284, 214, 218, 226 या फिर 230। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 212, 218, 226, 230। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखेंगे, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट रिट जारी जो है किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो दोनों चीज याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखिए, उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में सबसे कम जो है ग्राम पंचायत किस जिले में है। ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, चंपावत, पौड़ी, टिहरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का? उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, आपको बताया है, तो राइट आंसर रहेगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड में, और सबसे अधिक सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? वो है पौड़ी। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में, कितनी हैं? 1174 जो है ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में, और हरिद्वार में सबसे कम है, कितनी है हरिद्वार में ग्राम पंचायतें? 306 ग्राम पंचायतें हैं हरिद्वार में। तो याद रखेंगे इसको, उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक जो है ग्राम पंचायतें किस जिले में है? पौड़ी में है, और सबसे कम हरिद्वार में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, राज्य में श्रीनगर नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये नगर निगम में रोज आपको एक एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा हूँ इससे, तो इसको आप याद रखेंगे। राज्य में श्रीनगर नगर निगम की स्थापना कब हुई आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 2017, 19, 2021, 2012। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का? तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, श्रीनगर नगर निगम की स्थापना हुई थी आपका 2021 में। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, जैसे आपका हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी और आपका हरिद्वार, हल्द्वानी और हरिद्वार नगर निगम कब बने? ये बने आपके दोनों 2011 में। ठीक है, देहरादून कब बना? देहरादून सबसे पुराना नगर निगम 2003 में बना देहरादून नगर निगम। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की ये 2013 में बने। ठीक है, ऋषिकेश, कोटद्वार 2017 में बने। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रौत यानी कि रौत भूमि किसको बोलते हैं? रौत यानी कि भूमि संबंधी जो पुरस्कार है उसको रौत बोलते हैं। तो किस चंद शासक ने प्रदान किए आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, रुद्रचंद, कल्याणचंद, लक्ष्मीचंद, विजयचंद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? रौत भूमि संबंधी पुरस्कार जो है किस चंद शासक ने प्रदान किए? तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर 16 का? मैंने आपको बताया था रौत भूमि संबंधी पुरस्कार है, इसको किस चंद शासक ने शुरू किया? तो याद रखेंगे दोस्तों 16 का राइट आंसर रहेगा आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद आपका राइट रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मीचंद से आपको याद रखना है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लक्ष्मीचंद से बनेंगे, और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने डिटेल में भी बता रखी हैं, आप वहाँ जाके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। लक्ष्मीचंद जो है ये दोस्तों रुद्रचंद का क्या था? पुत्र था। ठीक है, रुद्रचंद का पुत्र था लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है मैंने आपको बताया है, लखुली बिराली कहा जाता है। लखुली बिराली किसे कहा जाता है? लखुली बिराली कहा जाता है आपका लक्ष्मीचंद को। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, लक्ष्मीचंद ने दोस्तों दिल्ली में जहांगीर से भेंट की थी, कब की थी ये पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मीचंद ने दोस्तों जहांगीर से भेंट की थी दिल्ली में, कब की थी? 1612 में और 1621 में। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, 1612
और 1621 में जो है दिल्ली में लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से भेंट की। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीचंद को अल्मोड़ा का निर्माता कहा जाता है। कहाँ का निर्माता कहा जाता है? अल्मोड़ा का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मीचंद से आपको याद रखना है, न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण किया था। किसने किया था? लक्ष्मीचंद ने ही किया था। कौन कौन सी अदालतों का जो है निर्माण किया था लक्ष्मीचंद ने? एक तो किया था न्योवाली, ठीक है, न्योवाली, और दूसरी अदालत कौन सी थी? बिस्टाली। तो दोनों अदालतों का निर्माण किसने किया? लक्ष्मीचंद ने किया। और दोस्तों जो न्योवाली अदालत होती थी वो कैसी थी? ये समस्त जनता के लिए होती थी न्योवाली अदालत, और बिस्टाली अदालत जो है ये सैनिक मामलों के लिए होती थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको लक्ष्मीचंद से याद रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है, किस पवार शासक ने सामाशाही बागान बनवाया था? ठीक है, सामाशाही बागान मैंने आपको बताया था। कहाँ है सामाशाही बागान? ये आपका श्रीनगर के समीप पड़ता है सामाशाही बागान। तो दोस्तों किसने बनवाया था इसको? ऑप्शन देखिए, महिपति शाह, श्याम शाह, मान शाह, या फिर बलभद्र शाह। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों श्याम शाह। ठीक है, याद रखेंगे, श्याम शाह ने बनवाया था सामाशाही बागान। कहाँ है सामाशाही बागान? इसको याद रखेंगे, ये है आपका श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में है आपका सामाशाही बागान। ठीक है, और श्याम शाह ने बनाया। और श्याम शाह से आपको मैंने अच्छे से बताया श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह की मृत्यु हुई थी दोस्तों, पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी में डूबने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखेंगे, श्याम शाह की मृत्यु हुई थी अलकनंदा नदी में डूबने से। ठीक है, अलकनंदा नदी में डूबने से किसकी मौत हुई थी? श्याम शाह की। ठीक है, कब अलकनंदा नदी में श्याम शाह जो है कब मृत्यु हुई थी, कब डूबे थे? तो याद रखेंगे 1631 में, 1631 में जो है अलकनंदा नदी में डूबने से जो है श्याम शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, टिहरी रियासत के किस राजा का राजकवि देवराज था? तो मैंने आपको बताया है टिहरी रियासत में कितने राजा हुए, मैंने आपको बताया था 6 राजा हुए टिहरी रियासत में। उनमें से किस राजा का राजकवि देवराज था? मैंने अच्छे से बताया है। इसमें देवराज की एक रचना भी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? टिहरी रियासत के किस राजा का राजकवि देवराज था? तो 18 का राइट आंसर रहेगा प्रताप शाह। तो प्रताप शाह का राजकवि कौन था? देवराज था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों प्रताप शाह की बात करें तो प्रताप शाह का जो कार्यकाल रहा वो रहा आपका 1871 से 1886। ठीक है, ये कार्यकाल रहा प्रताप शाह का। और प्रताप शाह से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रताप शाह जो है टिहरी में इन्होंने जो है प्रताप नगर की स्थापना की। आपको पूछा जा सकता है टिहरी में प्रताप नगर की स्थापना किसने की? तो प्रताप शाह ने की। ठीक है, साथ ही साथ टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? प्रताप शाह ने रखी अंग्रेजी शिक्षा की नींव। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है टिहरी में किसने रखी? तो रखी प्रताप शाह ने। और प्रताप शाह का जो राजकवि था वो कौन सा था? देवराज था राजकवि। और देवराज की एक रचना है दोस्तों गढ़वाल राज्ञा वंशावली। तो इसको याद रखेंगे, देवराज की एक रचना है जो आपको पूछी जा सकती है। रचना है दोस्तों गढ़वाल, गढ़वाल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गढ़वाल राज्ञा वंशावली। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आंसर कीजिए। उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? ये तो इजी है, आपने पढ़ा है। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? तो 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं विलियम ट्रेल के द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, बात करें विलियम ट्रेल की, तो विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो रहा आपका 1816 से लेके 35 तक, 1835 तक। और ये दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, ई गार्डनर के बाद। और साथ ही साथ याद रखेंगे ट्रेल ने जो है दोस्तों डाक सेवा शुरू की। ठीक है, डाक सेवा। और साथ ही साथ आबकारी सेवा हो गया, आबकारी विभाग हो गया, डाक सेवा हो गया। साथ ही साथ
विलियम ट्रेल को आधुनिक हल्द्वानी का निर्माता कहा जाता है, विलियम ट्रेल को याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें और याद रखनी है विलियम ट्रेल से, ठीक है। विलियम ट्रेल के कार्यकाल में ही दोस्तों दो जेलों का जो है दो जेल बने। कौन कौन से दो जेल बने मैंने बताया था, तो याद रखेंगे। तो कार्यकाल क्या है विलियम ट्रेल का, 1816 से 1835 तक। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, एक बताया था अल्मोड़ा जेल, ठीक है। अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना हुई कब हुई, तो वो हुई आपका 1816 में, ठीक है। उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, विलियम ट्रेल। और एक दूसरा आपका पौड़ी जेल कब बनी, पौड़ी जेल, तो पौड़ी जेल बनी आपका 1821 में। तो ये दोनों जेल जो है दोस्तों याद रखेंगे। कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, विलियम ट्रेल, ठीक है। ये दोनों का आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है आपको। तो उसकी स्थापना कब हुई अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की, तो उसको याद रखेंगे दोस्तों कब हुई, 1840, 45, 50 या 54। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 20 का राइट आंसर रहेगा 1854 में दोस्तों अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जो है 1854 में किसने की, ठीक है। तो याद रखेंगे हेनरी रैमजे ने की है, ठीक है, हेनरी रैमजे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 8 हमने देखा आज दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।